स्टूडेंट्स, मेरा नाम भव्या सिंह है। जो 12th की हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सीबीएसई की, उसकी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक। जो आज हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक का एक चैप्टर पढ़ेंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये 5 टॉपिक्स होते हैं, 5 यूनिट्स होती है। इन यूनिट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं जो धीरे धीरे करके हम कवर अप करते जाएंगे। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर कैसे करते हैं, जो इक्विलिब्रियम बनता है वो इक्विलिब्रियम हम कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड क्या होती है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं इकोनॉमी में, ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम कवर अप करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ते हैं कि मनी क्या होता है, मनी की क्रिएशन कैसे होती है। बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, और अगर इकोनॉमी में कभी प्रॉब्लम आ जाती है मनी को लेके, मनी से रिलेटेड, तो उसको जो सेंट्रल बैंक है वो करेक्ट कैसे करती है, करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। तीसरा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, जीडीपी और वेलफेयर में क्या रिलेशनशिप होता है, वो सारी चीजें हम नेशनल इनकम में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट बजट का पार्ट होती हैं, और गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी दो, मतलब क्या ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बजट के कारण इकोनॉमी भी अफेक्ट हो सकती है। लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बेसिकली दो चैप्टर्स है इसके अंदर। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है। और दूसरा है इसमें फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लास्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ये 7 सब हेड्स है, या बोल सकते हैं कि 7 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है पूरे ब्रीफली। 7 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है, ये चीजें पढ़ेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, हम क्या, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो मार्जिनल हो, हम दोनों ही इसमें पढ़ेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे मीट करती है, उसे हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। तो वो कहाँ पे फॉर्म होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड टॉपिक में। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट घटाने से क्या होगा, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है उसका, वो इसमें पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में हो जाएगी तो इकोनॉमी की कंडीशन कैसी होती है, क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में हम पढ़ते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे करेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर ये इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड। 2 टॉपिक है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड जब ज्यादा हो जाती है नॉर्मल इकोनॉमी की कंडीशन से, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है वो। डेफिशिएट डिमांड अगर नॉर्मल इकोनॉमी के
कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम इन दोनों में पढ़ेंगे। अच्छा, करेक्टिव मेजर्स जो होते हैं डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के, उसमें हम देखते हैं कि चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा है टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट्स बढ़ा देती है, टैक्सेस के रेट्स घटा देती है, उससे कैसे करेक्शन करते हैं। एंड लास्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कम करके मनी सप्लाई को बढ़ा के गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे आज के वीडियो में, वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। The topic that we are going to cover today is aggregate demand. Its meaning, basically we are going to understand its meaning. So there are some sub points that I have written on the board. You can read that, you can note it down in your copy. Okay, let's see. The first is demand of all the good and services. What is aggregate demand? Aggregate demand is demand of all the goods and services. Demand किसकी? सारी goods and services की। Period of an accounting year, कब की? एक अकाउंटिंग ईयर की। अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च। तो बेसिकली एक साल की होगी और कहाँ से कहाँ तक की? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। दो चीजें हमने पढ़ी। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड इज डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। कब की? पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे साल की। नेक्स्ट है जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लो कॉन्सेप्ट होता क्या है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं और उस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एक स्टार्टिंग डेट से लेके एक एंडिंग डेट तक, मतलब जो मेजरमेंट का तरीका है वो एक पीरियड का है। मेजरमेंट का तरीका है वो एक पीरियड का है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लो कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर टाइम की, आज क्या है, एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट अगर हम मेजर करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो उसको हम नाम देते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पीरियड की। तो पीरियड की है तो क्या होगी? फ्लो कॉन्सेप्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एक्सपेंसेस होते हैं किसके ऊपर? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड अगर हम मेजर करना चाहे, वी कैन नेवर मेजर एग्रीगेट डिमांड एज वन कमोडिटी, टू कमोडिटी, वन कमोडिटी, टू कमोडिटी करके मेजरमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ऐसे मेजर करना। प्रैक्टिकली हम कितना सामान बेचा है हमने मार्केट में, कितना सामने वाले ने खरीदा है, वो हम कभी पता कर ही नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंसेस ऑन व्हाट? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जितना हमने एक्सपेंस किया है किसके ऊपर? सामान खरीदने में, उस सर्विसेज को एक्वायर करने में, उस सर्विसेज की एक्विजिशन में, उस सर्विसेज को लेने में, उस सामान को यूज करने में, मतलब खरीद के यूज करने में, उसका जो खर्चा होता है उसको भी बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। Aggregate demand should never be confused with what people have actually expended. What people have actually expended. Aggregate demand कभी भी इसके बराबर नहीं होती है कि क्या हमने एक्चुअली में एक्सपेंसेस इंकर किए हैं। एक्चुअली के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड कभी भी नहीं होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? पीपल हैव प्लान टू एक्सपेंड, पीपल हैव विश टू एक्सपेंड। व्हाट जो हमने सोचा था कि हम इतने एक्सपेंसेस करेंगे उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड।
The last topic is aggregate demand can never be equal to zero. Aggregate demand कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है. Why? Aggregate demand, why aggregate demand can never be equal to zero? Even when income is zero. जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो डिमांड कैसे करेंगे? जब हम कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तब भी हम एक्सपेंसेस करेंगे, और वो एक्सपेंसेस हम कैसे करेंगे? फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स, जो हमने पहले से बचा के रखा है, फ्रॉम बोरोइंग इट फ्रॉम समवेयर. ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, टाइम दे रही हूं आपको. ओके, अगर आपने ये नोट डाउन किया है तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ के फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. Aggregate demand is the sum total of expenditure. What is aggregate demand? Aggregate demand is sum total of expenditure. जो total expenses हैं that the people have planned to incur, what the people have thought to incur on the purchase of goods and services. किस चीज पे हमने एक्सपेंसेस किया है? ऑन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की एक्विजिशन में हमने एक्सपेंसेस इंकर किया है. प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहाँ पे हुई है? हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है, कोरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. Each and every individual have different income, so basically according to their income what they have planned to spend, that is equal to aggregate demand. Okay, I hope you have understood what is the meaning of aggregate demand. You can note it down in your copy. This is the main definition of aggregate demand, and these you can keep it as notes. Okay, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो हम दो रेफरेंसेस में पढ़ते हैं. एक अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम, कितना हम कमा रहे हैं उसके हिसाब से. दूसरा हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड कैसी होती है. अगर हम एग्रीगेट डिमांड को एज लेवल ऑफ इनकम के कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ बढ़ती जाएगी. अगर इनकम बढ़ रही है, अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो हम ज्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, अगर हम ज्यादा कमाएंगे तो हम एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी. पहले हम 100 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, तो 100 रुपए कमा रहे थे तो हम जो एक्सपेंसेस कर रहे थे वो 80 रुपीज का कर रहे थे. ओके, 20 रुपीज सेव कर ले रहे थे, 80 रुपीज हम एक्सपेंस कर रहे थे. अब हम 120 कमा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अब हम 120 कमा रहे हैं तो 100 रुपीज एक्सपेंस करेंगे, 20 रुपीज सेव कर लेंगे. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे. इन दोनों अगर दो चीजें, दो वेरिएबल्स साथ साथ बढ़ते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी घटेगी. तो दो वेरिएबल अगर साथ साथ बढ़ते हैं या साथ साथ घटते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा अपवर्ड राइजिंग होता है. यहाँ वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को रिप्रेजेंट किया है. जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है 1, 2, 3, 4 वैसे वैसे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है 1, 2, 3, 4 वैसे ही वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जा रही है. पहले इनकम 1 रुपए की थी तो हम एक्सपेंसेस भी 1 रुपए के कर रहे थे. अब इनकम 2 रुपए की हो गई तो हम एक्सपेंसेस भी 2 रुपए के कर रहे हैं. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है. अब देखते हैं जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से. तो जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज होंगी वैसे वैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. अगर एक पेन 5 रुपए का मिलता है
अगर एक पेन 5 रुपए का मिलता है तो हम 5 रुपए की एक पेन खरीदते हैं, लेकिन अगर वही पेन 2.5 रुपीज का मिलने लगे तो 5 रुपए में हम 2 पेन खरीद पाएंगे। तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगी, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो जो उसका ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, जनरल प्राइस लेवल 1 थी, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है, अगर हम देखें तो हमारी डिमांड क्या हो रही है? घटती जा रही है। पहले 1 रुपीज में हम 4 कमोडिटीज परचेज करते थे, अब 2 रुपीज में हम 3 कमोडिटीज परचेज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड घट रही है। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो 12th बोर्ड्स में सीबीएसई में हमें पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम बस पढ़ना है। जनरल प्राइस लेवल का रेफरेंस नहीं है हमारे में, सिर्फ लेवल ऑफ इनकम का रेफरेंस है। If you want to note it down in your copy, please note it down. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्लोज्ड इकोनॉमी में, फिर पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में, एक पढ़ेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी से। अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है वो समझ लेते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहां पे सिर्फ एक सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं और जो सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं या यूज हो रही हैं वो सारी उस एक कंट्री के इंडिविजुअली उस कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस हो रही है और यूज हो रही है। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में पहला पार्ट है 2 सेक्टर इकोनॉमी। जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को बोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम है 2 सेक्टर इकोनॉमी। और वो 2 लोग कौन कौन हैं? पहला होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? यहाँ पे हाउस होल्ड। यहाँ पे कंज्यूमर कौन है? हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, हमारे जैसे लोग, जो लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, सर्विसेज को एक्वायर करते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वो भी कंज्यूम करते हैं, वो भी गुड्स को परचेज करते हैं, सर्विसेज की एक्विजिशन करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उन गुड्स को यूज करके, उन सर्विसेज को एक्वायर करके कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। उन गुड्स को यूज करके वो कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। तो देते हैं हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस को हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय सी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय सी। जो भी प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं उनको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय आई। कंजम्पशन वाले एक्सपेंसेस 4 कैटेगरीज में हम डालते हैं। 4 कैटेगरीज में हम डालते हैं। पहला ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जो ज्यादा समय तक चले, मोर देन 5 years 6 years। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल तक चले। नॉन ड्यूरेबल जो तुरंत खरीदे, तुरंत कंज्यूम कर लिया। लास्ट सर्विसेज, सर्विसेज विच आर इंटैंजिबल, विच वी कैन नॉट सी और टच। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर जो हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। कैपिटल गुड्स जिनको हम खरीदते हैं, यूज करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को
मेजर करते हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी में इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एक टू सेक्टर इकोनॉमी जहां पे केवल और केवल दो लोग हैं। कौन कौन है? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। उस इकोनॉमी में सिर्फ दो लोग हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। तो एग्रीगेट डिमांड ऐसी इकोनॉमी में C प्लस आई होती है, C प्लस आई होती है। C प्लस आई मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इससे डिनोट करते हैं। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी का देखते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो होती है उसमें तीन लोग होते हैं। उसमें जब हम बात करते हैं तो तीन लोगों की बात करते हैं, वो भी है एक सर्टेन कंट्री के बीच में। जो भी कंजम्पशन हो रहा है वो विद इन द कंट्री ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन लोग हैं जो कि एक्सपेंडिचर करते हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय C। नेक्स्ट हम देते हैं प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय आई। ये दोनों चीजें तो हमने देखी टू सेक्टर इकोनॉमी में भी थी। यहाँ पे एडिशनल क्या ऐड होता है? यहाँ पे एक एडिशनल आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो कुछ एक्सपेंडिचर करती है, कुछ एक्सपेंसेस इनकर करती है। तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक कंज्यूमर है, वो भी कुछ कंज्यूम कर रही है, उसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज डिनोटेड बाय G। दैट इज डिनोटेड बाय G। तो यहाँ पे जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी में थ्री सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हियर इज C प्लस I प्लस G। C प्लस I प्लस G, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। All of you please note it down in your copies. If you have noted down in your copies, next we can start with open economy. Okay? In open economy model, यहाँ पे भी जो होता है, जो कंजम्पशन है वो विद इन द कंट्री ही है। एक इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, एक कंट्री की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हाउस होल्ड होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे लेकिन चार एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे चौथा एलिमेंट यहाँ पे होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि जो एक इकोनॉमी होती है, एक कंट्री होती है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है इन प्रोडक्शन ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ती है कंजम्पशन के लिए, कुछ चीजें हम यहाँ से भी भेजते हैं, कुछ चीजें हम वहां से मंगाते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ से भी बाहर भेजते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे वो फोर्थ एलिमेंट होता है इन ओपन इकोनॉमी। दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट तो वही आएंगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
investment producers, investment expenditure, government, government expenditure. Last, rest of the world. Rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक यहाँ से सामान को बाहर भेजना, दूसरा वहां से सामान को मंगाना। यहाँ से जो सामान हम बाहर भेजते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट। उसको हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट। बाहर से जो सामान हम मंगाते हैं अपनी इकोनॉमी में फॉर कंजम्पशन, उसको हम नाम देते हैं इम्पोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इज डिनोटेड बाय एक्स, इम्पोर्ट इज डिनोटेड बाय एम, एक्स माइनस एम। So if we have to measure in aggregate demand in open economy, we can write AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. Consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import. Okay, so aggregate demand in open economy, consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import. Please note it down in your copy. If you require more time for noting it in your copy, just pause the video and note it down. Let's just make a quick revision of whatever we have read till now in the video, okay? Let's just do a quick revision whatever we have read till now in this video. Aggregate demand. What is aggregate demand? Aggregate demand is expenditure on all goods and services. Aggregate demand is total expenditure on all goods and services. What people have planned to incur, what people have wished to incur, not what people have actually spended. According to their different level of income, according to their different income, what people have planned to incur. Measured for the period of accounting year, it is measured for a period of accounting year that starts from 1st April and ends at 31st March. It is a flow concept. It is a flow concept because it is measured for a period of accounting year. Aggregate demand is never equal to the physical quantity of goods. Aggregate demand is never equal to the physical quantity of goods because it is practically not possible to do so. Aggregate demand can never be equal to zero. Even when the income is zero, aggregate demand can never be equal to zero because even when we don't earn anything, we have to do some expenditure for our living, and that from where we'll do such expenditures, we'll do from our past savings or for borrowing it from somewhere. Now we read aggregate demand in closed economy. First of all, in closed economy, in two-sector economy. In two-sector economy, aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. In three-sector economy, aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure. At last, in open economy, aggregate demand is equal to consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and export minus import, X minus M. In 12th standard, we have to read only two-sector economy. To make the economics easy, there is only two-sector economy graphical representation in CBSE board.
So that's all for this video. That's all for now. In the next video, we will read about the graphical representation according to the two-sector economy of aggregate demand. Please just revise it. Thank you, everyone.